हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक और एफएफ लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगचंग स्टोरी है और साथ ही ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लैन वांगजी है जिसकी एज है 26 ईयर्स ओल्ड और ये एक पुलिस ऑफिसर है। और बॉटम हमारा विंग है, इसकी एज है 18 ईयर्स ओल्ड और ये एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ एक हैकर और प्राइवेट डिटेक्टिव भी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मर्डर स्पॉट से, जहां बहुत सारे पुलिस वाले सर्च कर रहे थे। वहीं हमारा वांगजी लाश को अच्छे से शनाख्त करता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर दूसरी तरफ जाता है जहां एक गाड़ी बुरी कंडीशन में थी। ऐसा लग रहा था मानो उस गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, मगर वांगजी अपने मन में सोचता है गाड़ी की इतनी बुरी कंडीशन है और उस पर्सन के सिर पर गहरी चोट है। अगर उसका एक्सीडेंट इस गाड़ी से हुआ होता तो उसके बाकी के बॉडी पार्ट भी डैमेज होने चाहिए थे, मगर नहीं, उसके केवल सिर से ब्लड आ रहा है। इसका मतलब ये मर्डर नहीं है जिसे एक्सीडेंट का ये मर्डर है जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। मगर क्यों, और ये पर्सन है कौन? ये सोचते हुए तभी एक हवलदार वांगजी से कहता है, सर हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला, लगता है ये एक्सीडेंट ही था। वांगजी बिना कुछ जवाब दिए केवल सिर हाँ में हिलाता है। अब वांगजी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो अपनी कैप को साइड में रखता है और अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लगता है। और अब हम सीन कट करके सीधा विंग के कॉलेज चलते हैं जहां रनिंग कंपटीशन हो रहा था और सभी ओमेगा विंग को चीयर्स कर रही थी। वहीं हमारा विंग रनिंग में पोजीशन लेने के बजाय ओमेगाओं को फ्लाइंग किस दे रहा था, साथ ही थंब दिखाकर ऑल द बेस्ट कर रहा था, मानो विंग नहीं वो ओमेगा रेस में पार्टिसिपेट कर रही हो। तभी गोली की आवाज़ चलती है और बाकी पार्टिसिपेट करने वाले ओमेगा बॉय दौड़ने लगते हैं और हमारा विंग अपनी ही जगह खड़ा रहता है। तभी सारी ओमेगा गर्ल्स चिल्लाती है, विंग! वो सब भाग गए, वो सब आगे निकल गए, जल्दी करो। अब विंग के कानों में आवाज़ आती है और वो देखता है उसके साथ के बाकी के कॉम्पिटिटर आगे निकल चुके हैं। इसलिए विंग पहले तो सबको हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा करता है और फिर अपनी पोजीशन लेता है, आंखें बंद करके, और फिर आंखें खोलता है और एक लंबी ब्रीथ इनहेल करने के बाद छोड़ता है और फिर एकदम से दौड़ना स्टार्ट करता है। और कुछ ही मिनट में विंग अपने कॉम्पिटिटर के सामने से ऐसे गुजरता है मानो कोई हवा का झोंका उनको छूकर निकला हो। और 15 मिनट में विंग 400 मीटर की रेस को पूरा कर लेता है और विनर बन जाता है। अब जैसे विंग अपनी रेस को कंप्लीट करता है, सभी ओमेगा गर्ल्स तो खुशी से चिल्लाने लगती है। वहीं विंग के फ्रेंड न्यूसेन, वेनिंग और शाओसिन चेन दौड़कर विंग के पास आते हैं और विंग को गोद में उठाकर कहते हैं, वाह विंग, तुम फिर से जीत गए। विंग भी एक लंबी स्माइल के साथ अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उसे नीचे उतारे। विंग के कहने पर शाओसिन चेन और वेनिंग विंग को नीचे उतारते हैं। वही न्यूसेन, जो विंग के लिए पानी और एक छोटा सा टॉवल लेकर खड़ा था, वो विंग को पानी देते हुए कहता है, वाह विंग, तुम फिर से विनर बन गए। विंग कहता है, न्यू हुसैन, मैं विनर बन नहीं गया बल्कि मैं ऑलरेडी विनर हूँ। न्यू हुसैन कहता है, हा हा, अपने मुंह से अपनी ज़्यादा तारीफ मत करो विंग। विंग कहता है, अब मैं तारीफ के काबिल हूँ तो करूँगा ही ना। ये कहते हुए वो पहले तो पानी पीता है, उसके बाद पानी को अपने फेस पर गिराता है और बोतल्स को न्यूसेन के हाथ में देकर उसके हाथ से वो टॉवल लेता है और फेस को क्लीन करता है। अब कुछ देर बाद विंग को विनर की खुशी में एक कप दिया जाता है और बाकी के दो लोगों को मेडल। अब हम सीन शिफ्ट करते हैं वांगजी पर, जो कंप्यूटर पर उस पर्सन के बारे में सर्च कर रहा था जिसकी डेथ बॉडी वांगजी को सुबह मिली थी। अब वांगजी को पता चलता है कि वो पर्सन गुसू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। वांगजी अपने मन में कहता है, एक कॉलेज प्रोफेसर की इतनी बेरहमी से मर्डर कौन कर सकता है और क्यों? यही सोचते हुए वांगजी उठता है और अपने साथ में दो कांस्टेबल भी वांगजी के साथ निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं गुसू यूनिवर्सिटी में, जहां का प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी के अंकल लैन कुरेन ही थे। इसलिए वांगजी सीधा अपने अंकल के केबिन में जाता है और अंकल से कहता है कि वो एक केस के सिलसिले में आया है। कुरेन वांगजी को बैठने को कहता है और वांगजी से पूछता है कि क्या हुआ। वांगजी कहता है, अंकल, हमें एक लाश मिली है। कुरेन कहता है, लाश? पर किसकी? वांगजी कहता है, इसी कॉलेज की एक प्रोफेसर की। कुरेन शौक होते हुए कहता है, क्या इस कॉलेज की प्रोफेसर की?
वांग जी कहता है हाँ अंकल, सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पर और उसमें जो पर्सन मरा है वो इस कॉलेज का प्रोफेसर है। कुरेन कहता है कौन? वांग जी कहता है सुसे। कुरेन कहता है सुसे, मगर वो तो पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था, तो वो हाईवे पर क्या कर रहा था? वांग जी कहता है पता नहीं अंकल, वैसे क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? कुरेन कहता है हाँ, वो बहुत अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसका बिहेव चेंज था। वो कॉलेज में भी बिना बात के स्टूडेंट पर चिल्ला जाता था। ये देखकर काफ़ी बच्चों ने प्रोफेसर सुसे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसी वजह से मैंने उसे एक हफ्ते की छुट्टी दी थी। मगर आज तुम आकर कह रहे हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी कहता है खैर छोड़िए अंकल, क्या आप मुझे सुसे का एड्रेस दे सकते हैं? कुरेन कहता है हाँ क्यों नहीं, और कुरेन वांग जी को सुसे का एड्रेस दे देता है। वांग जी भी अपने अंकल को बाय कहकर जाने लगता है। तभी अंकल कुरेन वांग जी से कहता है कि आज क्या वो घर आएगा? वांग जी कहता है क्यों, क्या कुछ ज़रूरी काम है? कुरेन कहता है नहीं, ज़रूरी काम तो नहीं है, मैं सोच रहा था कि पूरी फैमिली एक साथ डिनर करे। तो वांग जी कहता है सॉरी अंकल, मैं बिजी हूँ। इतना कहकर वो अपने अंकल के कैबिन से बाहर आ जाता है। इधर जब कुरेन के फेस का रंग उड़ जाता है और अंकल का फेस देखकर लग रहा था कि शायद वो कुछ तो छुपा रहे हैं, मगर क्या। तभी कुरेन फ़ोन उठाता है और किसी पर्सन को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हाय कुरेन, इतने सालों बाद तुमने अपने इस दोस्त को कैसे याद किया? कुरेन कहता है वी चांद से मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? वी चांद से कहता है हाँ कुरेन, पर क्या बात है, क्या हुआ? कुरेन कहता है मुझसे मिलो फिर मैं बताता हूँ। वी चांद से ओके कहकर फ़ोन रख देता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ विंग हाथ में कप लेकर और मुस्कुराते हुए घर पहुँचता है और वी चांसे से कहता है डैड देखिए मैं फिर से रेस में फर्स्ट आया। वी चांद से कहता है ओके वेरी गुड बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो, ठीक है। और हाँ सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम अच्छे से डिनर करके सो जाना। विंग कहता है क्या डैड, आप फिर से बाहर जा रहे हैं? मगर क्यों? आपको पता है ना मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। वी चांद से कहता है बेटा अकेले कहाँ हूँ, अभी तुम्हारा फ्रेंड जियान चैन आता ही होगा, मैंने उसे कॉल करके बुलाया है। विंग कहता है वैसे डैड आप जा कहाँ रहे हैं? वी चांद से कहता है बेटा मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, इसलिए तुम आराम से खाना खाना, और हाँ चैन भी आता ही होगा, इसलिए दोनों बिल्कुल भी कोई भी शैतानी मत करना, आराम से रहना, ओके। और विंग अपने डैड से कहता है ओके डैड बाय, जल्दी आना। इतना कहकर वी चांद से विंग के फोरहेड पर किस करता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वी चांद से जाकर कुरेन से मिलता है। अब कुरेन वी चांद से मिलकर वी चांद से को बताता है कि उसके कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वी चांद से कहता है कैसी गड़बड़? कुरेन कहता है पता नहीं। वी चांद से कहता है तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? जो सुनकर कुरेन कहता है क्या बताता, और मैंने कहा ना मुझे केवल शक है, श्योर नहीं हूँ। वी चांद से कहता है ओके तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुरेन कहता है मैं चाहता हूँ तुम सीक्रेट तरीके से पता करो कि कॉलेज में क्या चल रहा है और सबूत इकट्ठा करो, और जब ठोस सबूत मिल जाएगा तो फिर मैं पुलिस को बता दूंगा। वी चांद से कहता है ओके। अब हम इधर विंग को देखते हैं जो चैन के साथ कमरे में बैठा था और वो एक हॉरर मूवी देख रहे थे और साथ ही डर के चिल्ला भी रहे थे। तभी वी चांद से घंटी बजाता है, मतलब डोरबेल बजाता है, जो सुनकर विंग और चैन तो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कौन आया होगा? चैन कहता है जाके गेट खोल के देख। विंग कहता है क्या मैं? नहीं तू जाके खोल। चैन कहता है मैं। विंग कहता है हाँ तू, क्या हुआ? चैन कहता है विंग ऐसा कहते करते हैं दोनों साथ में चलते हैं। विंग कहता है ओके, और वो दोनों गेट के पास जाते हैं और पहले तो अंदर से ही बाहर झाँकते हैं, जहाँ विंग को उसके डैड नज़र आ जाते हैं और वो गेट खोलकर कहता है डैड आप आ गए? विजन से कहता है हाँ मैं तो आ गया, पर तुम लोगों को क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तभी चैन कहता है अंकल वो हम दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे। विचान से कहता है ओह अच्छा, अब टीवी टूवी बंद करो और जाओ सो जाओ, सुबह तुम दोनों को कॉलेज जाना है ना? विंग कहता है ओके डैड, और फिर वो अपने अपने कमरे में जाते हैं जहाँ चैन के लिए नीचे बिस्तर लगा था और विंग अपने बेड पर सो रहा था। इधर वी चांद से भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वी चांद से उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करने के बाद विंग और चैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों को उठाकर कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। विंग हल्की आंखें खोलकर अपने डैड से कहता है गुड मॉर्निंग डैड, प्लीज़ थोड़ा और सोने दो ना। वी चांद से कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, क्योंकि कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, और अब न चाहते हुए भी विंग को उठना पड़ता है और फ्रेश होकर बाहर आता है
और फिर विंग और चैन ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद चैन विंग से कहता है वो घर जा रहा है और चैन वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग भी हैप्पी हैप्पी अपने कॉलेज जाता है और इधर वी चांद से भी अपने काम पर लग जाता है। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वी चांद से एक डिटेक्टिव है, साथ ही कुरेन का बचपन का फ्रेंड भी है और विंग की मदर नहीं है, वो विंग को बर्थ देते ही गुजर गई थी। और अब हम कहानी पर आते हैं। इधर वी चांद से कुरेन के शक के आधार पर सीक्रेट तरीके से स्कूल के बच्चों पर, यहाँ तक कि प्रोफेसरों पर, सब पर बारीक तरीके से नज़र रख रहा था। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। विंग घर में अपने डैड का इंतजार कर रहा था, मगर रात के 12 बज चुके थे। मगर वी चांद से अभी तक घर नहीं आया था और विंग अपने डैड की राह देखते देखते काउच पर ही सो गया। अब नेक्स्ट डे डोरबेल के कारण विंग की नींद खुलती है। वो मुस्कुराकर गेट ओपन करता है, मगर गेट पर विंग के डैड नहीं बल्कि 2 कांस्टेबल थे। वो विंग से पूछते हैं कि क्या वी चांद को जानते हैं। विंग जो पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है हाँ वो मेरे डैड हैं। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले विंग से पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में कोई और है। विंग इधर उधर देखता है और कहता है नहीं, मुझे बताए क्या हुआ है। वो कांस्टेबल विंग से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। विंग पूछता है कहाँ, मगर कांस्टेबल कहता है आप चलो, आपको पता चल जाएगा। और अब विंग उनके साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में मैडम यू विंग को देखती है और विंग से पूछती है विंग ये पुलिस वाले यहाँ। विंग कहता है आंटी ये मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैडम यू कहती है क्या। अब मैडम यू अपने हस्बैंड जियान फेमियान को बुलाती है और फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ पुलिस वालों से बात करते हैं, जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों भी विंग के साथ जाते हैं, जहां पुलिस वाले विंग को हॉस्पिटल के मोर्ग की तरफ ले जाते हैं, जहां हमारा वांगजी पहले से ही खड़ा था। जियान फेमियान वांगजी से पूछता है कि जो आपके कांस्टेबल बता रहे हैं क्या वो बात सच है। वांगजी कहता है हाँ। अब विंग जब वो मुर्दा घर को देखता है तो वो एकदम से मैडम यू का हाथ पकड़कर कहता है आंटी हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या हुआ। मैडम यू जिनकी आंखें नम थी वो विंग से कुछ भी नहीं कह पाती। इधर वांगजी विंग, मैडम यू और जियान फेमियान को अंदर ले जाता है, जहां उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी। वांगजी अंदर जाकर लाश के ऊपर से पर्दा हटाता है। जब विंग सामने अपने डैड की बॉडी को देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है डैड, और फिर जाकर अपने डैड को हक करके रोने लगता है और केवल एक ही बात कहे जा रहा था प्लीज़ डैड, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़ डैड उठिए ना, मैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए। डैड प्लीज़ उठिए ना, डैड प्लीज़ डैड उठिए ना। और वो इसी तरह रोते रोते बेहोश हो जाता है। जियान फेमियान और मैडम यू विंग को संभालते हैं और उसे जल्दी से डॉक्टर को दिखाते हैं, जहाँ डॉक्टर विंग को चेक करने के बाद बताते हैं उसे सदमा लगा है, शायद अपने डैड को खोने का। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटों में होश आ जाएगा। अब हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां विंग के पास उसके फ्रेंड चैन, मैडम यू और फेमियान सभी खड़े थे। विंग के फ्रेंड न्यू सेन, वेनिंग और शाओसिन चैन थे। सब तो विंग को हक कर लेते हैं और विंग भी इन सबको हक करने के बाद काफ़ी रोता है। और अब हम भी चांसे के फिनरल का दिन देखते हैं, जहां विंग अपने डैड के कॉफिन के पास बैठा हुआ था। तभी जियान फेमियान कहता है विंग अब चलना होगा। और अब भी चांसे के कॉफिन को कब्रिस्तान ले जाया गया और फिर उनको दफनाया जाता है और उनकी ग्रेव बनाई जाती है, जहां विंग फ्लावर रखते हुए कहता है आई लव यू डैड एंड मिस यू। और फिर से रोने लगता है। अब जियान फेमियान उसे संभालते हैं और वापस घर लाते हैं, जहां मैडम यू विंग को कुछ खाने को देती है, मगर विंग कुछ भी नहीं खाता। और फिर 2 दिन बाद विंग सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वांगजी से पूछता है कि क्या उसके डैड को किसने मारा। वांगजी विंग को बताता है कि पुलिस अभी कातिल को ढूंढ रही है। और फिर इसी तरह विंग 1 हफ्ते तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता है, मगर पुलिस स्टेशन से हमेशा जब जवाब मिलता था कि अभी कातिल को ढूंढ रहे हैं, जो सुनकर विंग समझ जाता है कि पुलिस वालों से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो खुद अपने डैड के कातिल को ढूंढेगा। और फिर जब विंग घर पहुंचता है तो एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। विंग की लैंडलॉर्ड ने विंग से कहा कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि पिछले 6 महीने से उसके डैड ने घर का किराया नहीं दिया था। इसलिए मजबूरन विंग को अपना घर छोड़ना पड़ा। विंग तो उस शहर से जा रहा था, मगर जियान फेमियान और मैडम यू जो विंग के पड़ोसी थे, उन्होंने विंग को समझाया वो ऐसे यहाँ से न जाए, वो पहले अच्छे से पढ़ाई कर ले और उसके बाद उसका जहाँ मन हो वो वहाँ चला जाए। लेकिन तब तक वो
उनके साथ रहे। विंग भी कुछ सोचता है और वो जियान मैंशन में रहने को मान जाता है। और अब वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है। साथ ही उसे पता चलता है कि उसके डैड एक डिटेक्टिव थे, तो वो भी अपने डैड की तरह ही डिटेक्टिव बनने का सोचता है। और उसे अपने डैड के सामान में कुछ कॉलेज के फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जो देखते हुए विंग सोचता है, मेरे डैड के पास मेरे कॉलेज के फ़ोटो क्या कर रहे हैं? क्या वो मेरे कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? पर क्या ऐसा क्या है कॉलेज में? यही सोचते सोचते वो पूरी रात जग कर ही बिता देता है। अब अगली मॉर्निंग आज वो टाइम से पहले कॉलेज पहुंच जाता है और फिर कॉलेज कि जिस जगह की फ़ोटो उसके डैड ने खींची थी उसी जगह पर खड़े होकर देखने लगता है कि आखिर डैड ने इस जगह की फ़ोटो क्यों खींची। यही सोचते हुए वो क्लास भी अटेंड नहीं करता और फिर ऐसे ही भटकते भटकते वो बीच पर पहुंच जाता है। और फिर वो देखता है कि किसी पर्सन के पीछे कुछ लोग दौड़ रहे हैं और उसके पास एक बैग है, जिसको वो विंग को देते हुए आगे भाग जाता है। और विंग ये देखकर शॉक, और वो उस पर्सन को आवाज़ भी लगाता है, मगर तब तक वो निकल चुका था। अब विंग वो बैग देखता है और मन में सोचता है, अजीब पर्सन ने अपना बैग यूं ही मुझे थमाकर भाग गया। और अब विंग वो बैग खोलकर देखता है तो उसमें एक लैपटॉप था। विंग कहता है, लैपटॉप? अब हम शाम का सीन देखते हैं। विंग जियान मेंशन में अपने बेड पर सो रहा था, तभी उसी पर्सन का कॉल आता है। विंग अपने मोबाइल पर अनोइंग कॉल देखकर फ़ोन उठाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो विंग, कैसे हो? सॉरी लेट नाइट कॉल करने के लिए। जैसे ही विंग अपना नाम सुनता है वो घबराकर पूछता है, कौन हो तुम और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओहो विंग, डरो मत, मैं तो बस अपना लैपटॉप तुमसे लेने के लिए कॉल किया था। विंग शॉक होकर कहता है, लैपटॉप? अब उसे याद आता है कि हाँ, बीच पर एक पर्सन ने उसे लैपटॉप का बैग दिया था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो विंग, सुन रहे हो ना? विंग कहता है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। वो पर्सन कहता है, अच्छा कल तुम मिलोगे मुझसे या फिर मैं खुद तुमसे मिलने आऊँ? विंग कहता है, क्यों? वो पर्सन हंसते हुए कहता है, विंग, मेरा लैपटॉप है ना तुम्हारे पास? विंग कहता है, ओह हाँ। विंग कहता है, वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। विंग कहता है, मतलब? वो पर्सन कहता है, मतलब तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सब कुछ। विंग कहता है, क्या, पर कैसे? वो पर्सन कहता है, वेल, रात काफ़ी हो गई है, तुम आराम करो, कल मिलते हैं बीच पर। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। इधर विंग हेलो हेलो करता है, मगर वो पर्सन फ़ोन काट चुका था। अब नेक्स्ट डे विंग सुबह 9 बजे ही बीच पर पहुंच गया था, क्योंकि उस पर्सन ने विंग को टाइम नहीं दिया था। इसलिए अब विंग सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक वहीं बीच पर उस पर्सन का इंतज़ार कर रहा था। और फिर फाइनली 5:30 बजे विंग का इंतज़ार ख़त्म होता है और वो पर्सन वहीं बीच पर आकर विंग से मिलता है, जहाँ वो पर्सन तो विंग को पहचानता था मगर विंग उसे नहीं पहचानता था। अब वो पर्सन विंग से कहता है, मेरा बैग। विंग उसे देखता है और शौक में करता है। वो पर्सन दोबारा कहता है, मेरा मतलब मेरा बैग। अब विंग अपने गले में देखता है और हंसकर उसे उसका बैग लौटाता है पर, और उस पर्सन को वो पर्सन विंग को थैंक यू कहकर जाने लगता है। मगर तभी विंग पीछे से आवाज़ देकर उसे रोकता है और उस पर्सन से उसका नाम पूछता है, जहाँ वो पर्सन अपना नाम सुयान बताता है। विंग फिर उसे पूछता है कि कल वो लोग उसके पीछे क्यों दौड़ रहे थे, साथ ही उससे मेरा मोबाइल नंबर कैसे पता चला। जो सुनकर सुयान हंसता है और विंग से कहता है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा मोबाइल नंबर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। विंग कहता है, क्या मतलब? अब सुयान उसे बताता है कि वो एक हैकर है। वो किसी भी मोबाइल नंबर को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लॉक को चुटकियों में हैक करके खोल सकता है। विंग कहता है, क्या? सुयान कहता है, हाँ। अब कुछ देर तो विंग मन में सोचता है, हैकिंग, उसे भी ये चीज़ सीखना चाहिए। और फिर वो शुयान से कहता है कि क्या वो उसे भी हैकिंग करने के बारे में बता सकता है। शुयान विंग से पूछता है, कहीं उसका बैंक में डाका वाका डालने का विचार तो नहीं है ना? विंग कहता है, नहीं, पर मैं सीखना चाहता हूँ। शुयान पूछता है, पर क्यों? अब विंग कहता है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ और एक डिटेक्टिव होने के नाते मुझे सब कुछ सीखना है। विंग की बात सुनकर शुयान कहता है, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम डिटेक्टिव क्यों बनना चाहते हो? विंग कहता है, अपने डैड के कातिल को ढूंढने के लिए। शुयान कहता है, क्या मतलब? अब विंग शुयान को पूरी बात बताता है, जो सुनकर शुयान को सोचता है और फिर विंग को हाँ कह देता है
कि वो उसे हैकिंग करना सिखाएगा। और फिर हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब विंग हैकिंग में मास्टर बन गया था और शुयान जो उसका गुरु था वो विंग का शिष्य बन जाता है, कि क्योंकि विंग ने वो चीज़ 1 साल के अंदर सीख ली, जो चीज़ सीखने के लिए शुयान को काफ़ी टाइम लगा। और अब वो दोनों एक टीम बन जाते हैं, जहाँ शुयान कहता है विंग, आज से हम ऐसे केस को सॉल्व करेंगे जिनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। जो सुनकर विंग अपने बैग से एक फाइल निकालता है और उस फाइल से अपने कॉलेज के फोटोग्राफ्स निकालता है और शुयान को बताता है कि यहाँ से ये उस कॉलेज के फोटोग्राफ्स है जिसमें मैं पढ़ता था, और मेरे डैड के कत्ल होने के बाद ये फ़ोटोग्राफ्स मुझे इस फाइल में मिली थी। और जैसा कि तुम्हें मैंने बताया था, मेरे डैड एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, इसलिए मैंने डिटेक्टिव वाला प्रोफेशन चुना। शुयान कहता है ठीक है, फिर हम यही इसी जगह से शुरुआत करेंगे, पर विंग इस चीज़ में हमें और लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। विंग कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। और फिर विंग अपने फ्रेंड न्यू सेन बेनिंग, शाओ शिन चैन और यहाँ तक कि जियान चैन को भी अपने साथ मिला लेता है। और अब वो सब एक टीम की तरह काम करने वाले थे और उन्होंने अपनी टीम का नाम ग्रे हेट रखा था। और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ विंग, न्यू सेन बेनिंग, शाओ शिन चैन और जियान चैन गुसू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे और उसी जगह को देख रहे थे जहाँ विंग के डैड ने वो पिक्चर खींची थी, जिसे देखकर शुयान कहता है विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हारे डैड ने इस जगह की तस्वीर क्यों खींची, आखिर इस जगह पर ऐसी क्या बात है। तभी विंग कहता है शुयान, कुछ तो बात जरूर है इस जगह पर, क्योंकि मेरे डैड ऐसे ही इस जगह की पिक्चर नहीं लेते। तभी न्यूसन कहता है क्यों ना हम कॉलेज के अंदर चलकर देखें। तो शुयान कहता है आई थिंक न्यूसन सही कह रहा है, हमें अंदर चलकर ढूंढना होगा। विंग कहता है विंग हाँ में सिर हिलाता है। और अब वो लोग छुप छुप के अंदर कॉलेज में दाखिल होते हैं और फिर वो सभी लोग अलग अलग होकर कुछ सबूत वगैरह तलाश करने लगते हैं। जहाँ विंग तो पहुंच जाता है लैन कुरेन के ऑफिस में, वहाँ विंग तलाश करता है और तलाश करते करते विंग के हाथ एक फाइल लग जाती है जिसमें कुछ प्रोफेसरों के नाम और उनकी फ़ोटो थी। विंग उस फाइल को देखता है, जिसे देखते देखते विंग की नज़र अपने डैड के फ़ोटो पर भी पड़ती है और विंग अपने डैड की फ़ोटो देखकर सोचता है, डैड की फ़ोटो, वो भी प्रेसबिल ऑफिस में, मगर डैड की फ़ोटो प्रेसबिल ऑफिस में क्या कर रही है, कहीं मेरे डैड के मौत के पीछे प्रिंसिपल सर का हाथ तो नहीं। और विंग वो फाइल लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ सभी लोग खड़े थे। शुयान विंग से पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। विंग कहता है मुझे मिला तो है, मगर देखना ये है कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। शुयान कहता है क्या ऐसा क्या मिला है तुम्हें। विंग कहता है पहले यहाँ से चलते हैं। सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। अब वो सब लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के बेसमेंट में आते हैं, जहाँ उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया था। वहाँ कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था। सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर शुयान कहता है अब बताओ विंग, तुम्हें क्या मिला है। अब विंग एक फ़ाइल निकालता है और सब लोग वो फाइल देखते हैं जिसमें कॉलेज प्रोफेसरों की फ़ोटो थे और साथ ही उनका ज्वाइनिंग लेटर भी। विंग और बाकी के सब फ्रेंड को वो देखते हुए कहते हैं विंग, ये तो प्रोफेसरों की लिस्ट है। विंग कहता है हाँ, और ये सब गुसू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तभी न्यूसन कहता है पर इसमें से कई प्रोफेसरों को तो हमने देखा भी नहीं है, और ये सूसे सर इनकी तो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी ना। विंग कहता है हाँ, पर तुम सबने एक बात नोट की। सभी पूछते हैं क्या। विंग कहता है गाइस, इसमें सभी सभी पर्सन ऐसे हैं जो कॉलेज प्रोफेसर है सिवाय मेरे डैड के। शुयान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है गाइस, तुम जानते हो ना, मेरे डैड तो एक नॉर्मल पर्सन थे और मैं ये सोच रहा हूँ मेरे डैड की फ़ोटो प्रिंसिपल ऑफिस में इस फाइल के अंदर क्या कर रही थी। और तुम्हें पता प्रिंसिपल सर ने ये फाइल छुपा कर रखी थी। न्यूसन कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे डैड के कत्ल के पीछे प्रिंसिपल सर है। विंग कहता है हाँ शायद, क्योंकि मेरे डैड की तस्वीर प्रिंसिपल ऑफिस में मिलना और मेरे डैड के पास कॉलेज की पिक्चर मिलना, ये सब प्रिंसिपल सर के तरफ इशारा करते हैं। शुयान कहता है वैसे अब बताओ क्या करना है। विंग कहता है अब करना क्या है, जो भी हो अब इस बात का जवाब प्रिंसिपल सर ही देंगे। अब नेक्स्ट डे विंग सीधा प्रिंसिपल लैन कुरेन से मिलने जाता है और डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से क्वेश्चन करता है कि सर
आप मेरे डैड को जानते थे या नहीं। जो सुनकर कुरेन भी विंग को साफ साफ बता देता है कि हाँ वो तुम्हारे डैड को जानते थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। विंग अब सीधरलैंड कुरेन से क्वेश्चन करता है कि इस फाइल में इन सब लोगों के फ़ोटो के साथ साथ मेरे डैड की फ़ोटो क्यों रखी है। आपने कुरेन तो विंग के हाथ में वो फाइल देखकर शौक और पूछते हैं ये फाइल तुम्हारे पास कहाँ से आई। विंग कहता है सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और रहा इस फाइल का सवाल तो मैं अपने डैड के कातिल को ढूंढ रहा हूँ जो पिछले 1.5 साल से खुला घूम रहा है। उसने एक पल में मेरी पूरी दुनिया बदल दी। 6 महीने तक मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के थक गया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही अपने डैड के कातिलों को ढूंढूंगा। जो सुनकर कुरेन कहता है विंग देखो मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ ये जो भी है बहुत ही खतरनाक है। विंग कहता है जो भी हो सर, मगर मैं उन कातिलों को ढूंढ कर ही रहूँगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब हम एक अंडरग्राउंड हॉल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कमरे बने थे। वहाँ एक कमरे में लैब बनी हुई थी जहाँ कुछ गर्ल्स बेबी ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट किया जा रहा था। साथ ही कुछ गर्ल्स बेबी को बर्थ भी दे रहे थे, और कुछ साइंटिस्ट उन बेबी के डीएनए से किसी प्रकार का सीरम बना रहे थे जो किसी ऐसे पर्सन के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। मगर इस सीरम के लिए अभी भी उन्हें ऐसी ओमेगा की ज़रूरत थी जिसके फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही उस ओमेगा की फेरोमोन्स स्वीट भी हो, मगर अभी तक उन लोगों को ऐसी ओमेगा नहीं मिली थी। तभी एक पर्सन कहता है सर लगता है इन ओमेगा गर्ल में वो फेरोमोन्स नहीं है जिस फेरोमोन्स की हमें तलाश है। वो पर्सन जो एक चेयर पर बैठा था वो उठकर कहता है अगर वो फेरोमोन्स गर्ल्स में नहीं मिल रहे तो अब ओमेगा बॉय को ढूंढो, मगर हमें जल्द से जल्द वो सीरम बनाना है। वो पर्सन कहता है ओके सर, और अब वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो एक ग्लास कॉफी के पास जाता है और फिर उसके अंदर रखे एक पर्सन को देखते हुए कहता है कुरेन तुम्हें कैसा लग रहा है, यहाँ मज़ा आ रहा है ना। काश उस दिन तुम वी चांसे को ना बुलाते तो तुम्हारा दोस्त वी चांसे जिंदा होता और तुम भी आराम से अपने नेफ्यू सेचेन और वांगजी के साथ रहते, मगर अफसोस तुम्हें मुझ पर शक हो गया था और तुम आज नहीं तो कल अपना मुंह खोल देते, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे नेफ्यू सिचेन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि मैं कुरेन नहीं बल्कि वेन रुहान हूँ जिसे सालों पहले तुमने और वी चांसे ने उस जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि वो जगह किसी भी समय ब्लास्ट हो जाएगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से एक ऐसा सीरम तैयार करूंगा जिसको इंजेक्ट करने के बाद मैं पहले जैसे हो जाऊंगा, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा हैंडसम और जवान। और ये सब तुम अपने आंखों से होते हुए देखोगे। कुरेन अपने आंखों से फिलहाल अब अभी के लिए तुम आराम करो। और हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, आज मेरे पास विंग आया था। विंग जानते हो ना उसे, वी चांसे का बेटा। तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने आया और पूछ रहा था कि उसके पास वो फाइल कहाँ से आई जो तुमने इतने दिनों से मुझसे छिपा कर रखी थी। पर मानना पड़ेगा वी चांसे का बेटा भी उसी की तरह बहादुर है। कह रहा था वो अपने डैड के कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं कब ये मेरे तक पहुंच पाएगा, और फिर हंसते हुए वहां से चला जाता है। इधर कुरेन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो रखी थी, केवल उसका माइंड एक्टिवेट था, और ये सब वेन रुहान ने किया था ताकि कुरेन अपनी आंखों से सब कुछ देखे मगर वो कर कुछ न पाए। इधर कुरेन अपने नेफ्यू और साथ ही वी चांसे को याद कर रो रहा था और उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि काश वो उस दिन वी चांसे को ना बुलाता तो वी चांसे आज जिंदा होता और बेचारा विंग को अनाथ न होना पड़ता। अब हम सीन कट करके विंग, शुयान, न्यू सेन, शाओ सिन चैन, वेनिंग और शाओ सिन चैन को क्लब में देखते हैं जो शुयान के कहने पर सब वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि शुयान को क्लब जाना, ड्रिंक करना बहुत पसंद है। साथ ही उसे ओमेगा गर्ल्स और ओमेगा बॉय के साथ नाइट स्पेंड करना भी अच्छा लगता है, इसीलिए वो कभी कभी अपनी नीड पूरी करने के लिए क्लब आया करता था, और आज वो साथ में इन सबको भी ले आया था। अब वो सब लोग पहले तो खूब ड्रिंक करते हैं, साथ ही वहाँ हमारा वांगजी भी किसी मुजरिम को ढूंढते हुए उस क्लब में पहुंचा था। और तो और
वो पर्सन भी उसी क्लब में पहुंचा था, वो भी ऐसे ओमेगा बॉय की तलाश में जिसके फेरोमोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथ ही स्वीट हो। मगर इतने सारे बॉय और गर्ल्स को पहचानने में उसे परेशानी होती है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और वो वहाँ आए हुए खूबसूरत ओमेगा और अल्फा को चुनता है और फिर वो उन सबको एक प्रकार का ड्रग्स उनके ड्रिंक में मिला देता है और फिर वो ड्रिंक पीते ही हमारा चेन, न्यूसेन, बेनिंग, शाओशिन चेन, शुयान, विंग, वांगजी और साथ ही एक दो ओमेगा गर्ल भी इन सब की हीट और रट आ जाती है, जिससे उस पर्सन को आसान हो जाता है उस ओमेगा को ढूंढने में जिसके फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग और स्वीट हो। इधर वो सब बहुत हॉट हो चुके थे, वही हमारा विंग भी बहुत हॉट फील कर रहा था और वो वॉशरूम में भागता है। वहीं हमारा वांगजी भी वॉशरूम की तरफ भागता है। इधर वो पर्सन उन ओमेगा की हेल्प के चक्कर में उन्हें वही क्लब में बने एक रूम में डाल रहा था, जहां वो उन सभी ओमेगा बॉय और अल्फा बॉय को एक ही रूम में रखकर उनके फेरोमोन्स का पता करना चाहता था। मगर अचानक ही पुलिस वालों के आने की वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है, जिस वजह से वहां उसको भागना पड़ता है। मगर वहीं हमारा श्याओ सिन चैन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं जियान चैन न्यूसेन का हाथ पकड़कर किसी और रूम में चला जाता है। वेनिंग भी जिया नाम की एक ओमेगा गर्ल का साथ चला जाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं हमारा वांगजी जैसे ही वॉशरूम में आता है तो वहाँ पहले से ही विंग मौजूद था, जो हॉट होने की वजह से बहुत स्वेटी हो गया था और वो वांगजू को पीछे से पकड़कर कहता है, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। वांगजू से कहता है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? विंग ड्रग्स के नशे में कहता है, मेरा नाम विंग है और मैं जानता हूँ कि तुम एक अल्फा हो और तुम भी रट में हो, क्योंकि तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांगजी फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर विंग बिल्कुल भी नहीं कर पाया और वो वांगजी को पलटता है और बिना वांगजी को देखे उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांगजी के लिप्स को शक करने लगता है। अब तो वांगजी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी विंग को किस बैक करने लगता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को हॉट डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। साथ ही दोनों के ही टंग एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करते हैं और फिर वांगजी धीरे धीरे वॉशरूम में ही विंग के कपड़े उतार देता है और उसकी पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है। वहीं हमारा विंग भी वांगजी के शर्ट को निकालकर फेंक देता है और उसके पूरे बैग पर स्क्रैच करने लगता है